तो जब भी कोई वैश्विक युद्ध होता है, चाहे किसी भी देश का हो, तो उस देशों के इफ़ेक्ट से बाकी देश पे भी उसका असर पड़ता है। क्रूड की प्राइस बढ़ेगी, क्रूड की प्राइस बढ़ने से आपकी सभी चीज़ें महँगी होंगी और उसका असर आपने देखना चालू कर ही दिया होगा कि आज पेट्रोल, डीज़ल महँगा होना चालू हो गया है और आने वाले दिन में अगर ये युद्ध अभी नहीं रुकता है, तो इस महँगाई को हम और नए लेवल तक ले जाते हुए देखेंगे। 2 वर्षों में हम लोग ने जो देखा शायद हम कभी इस दर्द को भुला नहीं पाएँगे। आर्थिक रूप से चलो हम एक सीए हैं तो आर्थिक रूप से उसका अवलोकन भी करते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, युद्ध, वॉर, ये युद्ध में बेकसूरों की जान तो जाती ही जाती है, पैसे की हानि भी होती है और लोगों के आर्थिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध भारत से भले ही 5000 किलोमीटर दूर हो रहा हो, लेकिन वो भारतीयों के आर्थिक जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे, इसी विषय पे आज हमारे साथ हैं सीए रचित अग्रवाल, जो इस विषय में जानकारी देंगे कि इस युद्ध से भारतीय लोगों के जीवन में क्या आर्थिक बदलाव आ सकते हैं। रचित जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत बहुत-बहुत धन्यवाद हेमंत जी और झांसी टाइम्स में वापस पुनः आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। है। रचित जी, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। लोगों के मन में ये भय भी है और सवाल भी है कि महंगाई बढ़ेगी। महंगाई, चूंकि युद्ध 5000 किलोमीटर दूर चल रहा है, भारत युद्ध में भाग नहीं ले रहा है, उसके बाद भी क्या महंगाई का इम्पैक्ट, कहीं न कहीं प्रभाव भारत में पड़ सकता है? जी, बिल्कुल बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है आज के पर्व्यू में। देखिए, कोई भी चीज़ जो अब है वो एक लोकलाइज़ चीज़ नहीं रह गई। कोई भी जो प्राइस डिटरमाइन होता है, कोई भी चीज़ का मूल्य निर्धारित होता है, वो ग्लोबली होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी चीज़ आज बिना भाड़े के नहीं चल सकती, बिना फ्रेट के कोई चीज़ नहीं चल सकती। और आप जानते हैं भाड़े में सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है, वो होता है कोई भी फ्यूल प्राइस मतलब डीज़ल हो गया, पेट्रोल हो गया और डीज़ल, पेट्रोल जो रन होते हैं वो क्रूड के प्राइसेज़ पे रन होते हैं। क्रूड के प्राइसेज़ रन कहाँ से होते हैं? क्रूड के प्राइसेज़ रन होते हैं एक्सचेंज ऑफ डॉलर और गोल्ड। तो जब भी कोई वैश्विक युद्ध होता है, चाहे किसी भी देश का हो, तो उस देशों के इफ़ेक्ट से बाकी देश पे भी उसका असर पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रूस के जब युद्ध हो रहा है उससे अमेरिका इन्वॉल्व क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं वो अमेरिका आज लीडिंग पावर है जिसका कंट्रीब्यूशन चलता है, जिसकी जो आज वैश्विक इकोनॉमी को चलाता है। हमारे जितने भी क्रूड वाली कंट्रीज़ हैं, जिन्हें हम ओपेक कहते हैं, ओपेक जो नेशंस हैं, ओपेक नेशंस जो कंसिडरेशन में लेते हैं, वो डॉल इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर और गोल्ड आपको तेल देते हैं। तो जैसे ही आपका विश्व युद्ध छिड़ता है या कोई भी युद्ध होता है, तो उसकी वजह से बाकी कंट्रीज़ अपने रिज़र्व्स को कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर और गोल्ड की वैल्यूज़ बढ़ने लगती हैं क्योंकि आपकी सप्लाई चेन खत्म होती है। तो जैसे ही आपकी ये वैल्यूज़ बढ़ेंगी, तो क्रूड की प्राइस बढ़ेगी। क्रूड की प्राइस बढ़ने से आपकी सभी चीज़ें महँगी होंगी और उसका असर आपने देखना चालू कर ही दिया होगा कि आज पेट्रोल, डीज़ल महँगा होना चालू हो गया है और आने वाले दिन में अगर ये युद्ध अभी नहीं रुकता है, तो इस महँगाई को हम और नए लेवल तक ले जाते हुए देखेंगे। रचित जी, जैसे भारत की जो पॉलिसी अभी चल रही है कि वो ना रशिया की तरफ है, ना यूक्रेन की तरफ है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा है? यहाँ के नागरिकों को क्या फ़ायदा है? या भारत को किसी एक देश का समर्थन कर देना चाहिए? देखिए, हम अभी भी वैश्विक रूप से हम व्यापार सभी देशों से कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम एक ग्लोबल नॉर्म्स से बंधे हुए हैं। एक ग्लोबल एक हम लोग की कार्टेल बनी होती है। ग्लोबल कार्टेल में हम लोग उसके अंतर्गत व्यापार करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि रूस पे स्विफ्ट का स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया तो उसपे इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन अब एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। और वही कारण है कि आज इंटरनेशनली अगर रूस को भी कुछ खरीदना होगा तो वो स्विफ्ट के थ्रू ही खरीदता था। ऐसे ही रूस ने कुछ देशों पे प्रतिबंध लगा दिया कि रूस के जो सपोर्ट वाले देश नहीं थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया। तो ऐसे ही रूस प्रतिबंध लगाएगा कुछ देशों पे, कुछ पे अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा और जब भी आप प्रतिबंध लगाते हैं तो आप उन देशों से व्यापार कर रहे होते हैं जिस व्यापार पे आपका इफ़ेक्ट होगा। तो ग्लोबली उसका इफ़ेक्ट आता है। आज भारत क्यों न्यूट्रल है? भारत न्यूट्रल है तो उसकी वजह से आज हम पे प्रतिबंधित कुछ नहीं है कि हम किसी देश से व्यापार नहीं कर सकते।
कहीं न कहीं कोई न कोई प्रोडक्ट हमारा कहीं से आ रहा होगा या कहीं हमारा जा रहा होगा। तो वो हमारे फॉरेन पे तो अफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, हमारे हिंदुस्तान के जो कंज़म्पशन पैटर्न है, उसपे भी वो कुछ डिमांड्स हैं, उसपे भी अफ़ेक्ट आएगा, तो वो चीज़ महँगी भी हो सकती है। तो आज उसकी वजह से आर्थिक रूप से हम बचे ज़रूर हैं, बट कहीं न कहीं आज इसका प्रेशर, दबाव हम पे ज़रूर बनेगा कि किसी देश की तरफ, क्योंकि रूस हमारे लिए एक डिफेंस में एक मदद है, हमारी एक बहुत मेजर वो करता है, तो अगर हम किसी की तरफ सपोर्ट भी करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पे हमारे देश पे भी पड़ेगा। रचित जी, जैसा आपका कहना है कि युद्ध होता है तो हर देश अपनी संपदा को संरक्षित कर लेता है। जैसे कोरोना काल में लोगों ने पैसा बचा के चले हैं कि बुरे वक़्त में काम में आएगा। तो और कोई रास्ता नहीं है कि जिससे ये महँगाई रुके? देखिए, रास्ता अपनी हमेशा एक देश अपने एक रिसोर्सेज़ पे काम करता है। उनके पास एक हर चीज़ का एक रिसोर्स है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ हम काम कर रहे हैं। भारत अपने रिसोर्सेज़ को जितने बेहतर तरीके से, सबसे मुख्य चीज़ें होती हैं खाना, पहनना, रहना-ओढ़ना, ये सब चीज़ें आपकी मेन होती हैं एक जनरल पब्लिक के लिए। और अगर हम देश के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हमारी सुरक्षा, हमारी आंतरिक सुरक्षा, ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। तो इस चीज़ में एक एक समय तक तो भारत नियंत्रण कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी कहीं न कहीं आज हम तेल नहीं बनाते, तेल हम एक लिमिटेशन में ही बनाते हैं और कंज़म्पशन जितना है उससे कम हमारा प्रोडक्शन है। तो हम कहीं न कहीं तो बाहर के जो विश्वक है उस पे कहीं न कहीं एक समय के बाद हमारे ऊपर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम बहुत समय तक इस महँगाई को नहीं रोक सकते अगर ये युद्ध लंबा चलता है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत महँगाई वो जो हम रोकेंगे भी, उसके लिए भी भारत को अपने रिसोर्सेज़ को यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी भी लिमिटेशन है। तो आप कभी भी कोई चीज़ जो ग्लोबल इम्पैक्ट पे है, आज इकोनॉमी जो ग्लोबली चल रही है, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। हाँ, कुछ समय के लिए उसको टाल सकते हैं बस। अच्छा जी, अब बात करते हैं, आप टैक्स के एक्सपर्ट हैं, तो क्या सलाह रहेगी आपके टैक्स पेयर के लिए? 1 फरवरी को बजट भी आ चुका है, क्या सुविधाएँ सरकार ने दी हैं एक्स्ट्रा? देखिए, जो बजट था वो बहुत दूरदर्शिता वाला बजट था, जिसमें कि आप सबसे पहले किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए आप बात करते हो तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हम लोग हमारे देश में जो अभी इस वक़्त रिक्वायरमेंट थी हाइवेज़ की, आपने देखा कि बहुत अच्छा कार्य उस क्षेत्र में हमारे सरकार ने किया है और आगे भी उसी क्षेत्र पे इस वर्ष भी उनने फ़ोकस करते हुए हमारी रोड्स के एक्सपेंशन के लिए बजट स्पेसिफिकली अलाउ किया है और बहुत तेज़ी से उस चीज़ को इस वर्ष में उसने बनाने के लिए काम किया है। दूसरा है पीने का पानी, जो उन्होंने पेयजल प्रोजेक्ट बनाया है, वो पीने के पानी से होता है। तीसरा है रहना, जो हम लोग कहते हैं खुद के घर के लिए, तो उसके लिए आवास योजना वाला काम उन्होंने एक्सटेंड किया है। तो जो अभी जो दूरदर्शिता वाला बजट था कि विज़नरी बजट हम कहेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आदमी कहेगा कि भई बेरोज़गारी पे क्या बात है? भई बेरोज़गारी पे क्या चीज़ होगी? इससे बेरोज़गारी का असर क्या होगा? नॉर्मली बेरोज़गारी पे असर जब भी कोई प्रोजेक्ट रन होंगे, तो वो बेरोज़गारी को भी खत्म करेगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो इंडस्ट्री भी डेवलप होंगी। इंडस्ट्री डेवलप हम सिटीज़न्स ही करते हैं, हम खुद ही धंधा बनाते हैं। लेकिन अगर उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिलेगा, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। तो इस चीज़ को अगर हम कहें तो बजट के फॉर्म में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, ये एक दूरदर्शिता वाला बजट है, जिसमें आज फ्यूचर भारत, आने वाले भारत के बारे में बात की गई है। एक हम स्वयं आत्मनिर्भर वाला भारत की लिए जा रहे हैं और अगर ये सोच इस तरीके से ही चलती रही, तो हम बहुत जल्दी भारत को आत्मनिर्भर देखेंगे। अगर हम अपने झांसी की ही बात करें, तो झांसी में जैसे डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है, वो आउटराइटली हमारे लिए आपको आत्मनिर्भर भी बना रहा है और हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट माना जाएगा। रचित जी, जैसे आप सीए हैं, तो लोगों की आर्थिक स्थिति जो उन्हें भी नहीं पता रहती, वो आपको पता रहती। कोविड काल लगातार रहा है, तो कितना परिवर्तन आपने लोगों की आर्थिक स्थिति में देखा है? कितने परिवर्तन आए हैं? लोग आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं कि कमज़ोर हुए हैं? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर ईयर जो 2 निकले हैं और उसमें आपने बहुत करीब से देखा होगा। तो ये सत्यता हम जानना चाहेंगे कि सच में फाइनेंशियली आदमी कमज़ोर हुआ है या स्ट्रॉन्ग हुआ है कोविड के बाद? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और ख़ैर इस 2 वर्षों में हम लोग ने जो देखा, शायद हम कभी इस दर्द को भुला नहीं पाएँगे। आर्थिक रूप से चलो हम एक सीए हैं, तो आर्थिक रूप से उसका अवलोकन भी करते हैं।
मगर मेरा मानना है इन 2 वर्षों में हम लोग ने आर्थिक के अलावा अपने कुछ खास लोगों को खोया है, सभी ने खोया है और जो 2 वर्ष में हमने टूटा है, वो शायद रिकवर होने में अभी बहुत समय लगेगा। मैं बताऊँ मेरे पास जितना जो एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, जितने लोगों की मैं आर्थिक स्थिति देखता हूँ, 90% लोगों की आय 70% तक पहुँच गई है और बहुत काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है मिडल क्लास पे तो। अगर मैं कहूँ कि मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास इन पे बहुत ही ज़्यादा आर्थिक दिक्कतें आई हैं, व्यापार टूटा है। नेचुरली रिसोर्सेज़ जो उनके थे, जो आदमी के पास रिज़र्व्स थे, वो खत्म हुए हैं। इसके साथ-साथ दूसरा दिक्कत ये भी हुई है कि हम जो आज फ्यूचरिस्टिक जिस ग्रोथ रेट से चल रहे थे, मान लो हम ₹100 पे खड़े थे अपनी स्थिति में, तो हम 100 से पहले ही 60 पे आ गए। अब 100 से हम ग्रोथ जो होनी थी, वो हम आज 115 पे होते तो अब वो 60 से ग्रोथ पे आएँगे। तो पहले तो हम उस जगह पे वापस खड़ा होना, जिसमें हमें टाइम लगेगा, समय लगेगा और उसके बाद उस उन चीज़ों को नॉर्मल ला पाना, ये मुश्किल है। मानसिक रूप से भी हमारा व्यापारी टूटा है, तो आज हम व्यापार की बात भी करते हैं, हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं, तो उनका ये रहता है सर अब इच्छा भी नहीं बची कि उस जो ज़ोर से काम करते थे या जो जो उत्साह रहता था, वो उत्साह भी कहीं न कम कम हुआ है। तो ये 2 वर्षों ने तो आर्थिक रूप से सभी को तोड़ा है और ये लोअर क्लास, मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट इसका आया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, उसके बावजूद हमारा भारतीय नागरिक टैक्स देता रहा, हर चीज़ में आज भी टैक्स दे रहा है, देश के डेवलपमेंट के लिए दे रहा है, चाहे वो परेशान हो फिर भी वो डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ये अपने आप में हमारे लिए एक बताती है कि हम लोग कितने ज़्यादा अपने देश के प्रति समर्पित हैं। अच्छा जी, जैसे होता है कि एक एलोपैथी दवाई होती है, जो क्विक आराम देती है, जल्दी आराम देती है। एक होम्योपैथिक होती है, जो आराम तो देती है लेकिन समय लेती है। जब आप जैसे टैक्स के एक्सपर्ट लोगों की नज़र में भी व्यापार टूटा है, व्यापारी टूटे हैं, ऐसे में सरकार दूरदर्शी बजट दे रही है। क्या उसको ऐसा बजट नहीं देना चाहिए था कि जो लोगों को मरहम लगाए, लोग उस कोविड से उभर पाएँ? क्योंकि व्यापारी मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा। तो ये कितना न्याय संगत आप मानते हैं कि दूरदर्शी बजट ज़्यादा बेहतर रहा? देखिए, इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा उनने कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स भी दिए हैं। जैसे कि आप देखिए उनने एमएसएमई के लिए एक बजट स्पेसिफिकली दिया। इन 2 वर्षों में अगर आप देखें तो उनने स्पेसिफिक कोविड लोन्स को भी दिया है। आपने इंटरेस्ट की ईएमआईज़ को बाप मतलब वेव ऑफ किया है, मतलब इंटरेस्ट ईएमआई को मतलब वेव ऑफ नहीं कहेंगे हम कि उसको आगे बढ़ा दिया। तो उसका एक मेजर ये भी मिला है। एमएसएमई को अपना एक स्पेसिफिक एक बजट दिया है कि आज अच्छा खासा बजट जो एमएसएमई को बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो इन 2 वर्षों में उन पे शॉर्ट टर्म मेजर्स भी लिए गए। इसके अलावा छोटे व्यापारियों के लिए उनने गवर्नमेंट स्कीम्स का बजट बढ़ा दिया है कि आप जाएँ, आप बैंक से लोन लें, अपना खुद का व्यापार अगर आपका व्यापार टूट गया है तो आप सेट करें। जो बेरोज़गार हैं उनके लिए स्वरोज़गार योजना लाए हैं। तो शॉर्ट टर्म मेजर्स भी हैं, बट उस तरीके के मेजर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेन कर पाएँ। जैसे आपका व्यापार टूटा तो उन्होंने कहा कि हम कोविड लोन दे देते हैं 20% का। पहले 20% दिया, फिर 10% का एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन अलग से दी। तो आपको कहीं न कहीं उस वर्किंग कैपिटल को मीट आउट करने के लिए कि आपकी इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, आपकी जो कैपिटल टूटी है, वो आज वापस रिस्टोर हो जाए और वो भी बैंक नेशनलाइज़्ड बैंक के थ्रू दिलाई कि उसी इंटरेस्ट रेट पे जो है, सब्सिडाइज़्ड इंटरेस्ट रेट पे मिले। इसके अलावा उन्होंने सब्सिडीज़ जो है व्यापारों पे, वो उनको एक्सटेंड किया है एमएसएमई में। तो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स भी लिए गए हैं। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट टर्म मेजर इसी लिए गए हैं, लॉन्ग टर्म नहीं लिए गए, इतने ज़्यादा शॉर्ट टर्म मेजर इतने नहीं लिए गए, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म मेजर इतने लिए हैं कि हम सस्टेन कर पाएँ। मतलब जितनी आवश्यकता थी उससे कम लिए गए। अब ये कह पाना, ये तो इकोनॉमी जब आज देखिए कितने मेजर्स ले रहे हैं, क्या हो रहा है, ये तो इसका तो इम्पैक्ट जब अब आपका रिजल्ट्स आ जाते हैं तब पता चल पाता है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ मेजर्स ज़रूर लिए हैं सरकार ने। ये थे हमारे साथ हमारे टैक्स एक्सपर्ट सीए रचित अग्रवाल जी, जिन जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि युद्ध भले ही 5000 किलोमीटर दूर चल रहा हो, लेकिन महँगाई बढ़ेगी, उसका असर भारत की जनता पर भी पड़ेगा। भले ही भारत युद्ध से दूर हो, किसी देश की तरफ ना हो, युद्ध में भागीदार ना हो, लेकिन महँगाई बढ़ने का कारण युद्ध ही होगा, जो यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है।